अगर एक बंदा कनाडा में पहुंच जाता है तो वो रेफ्यूजी क्लेम करने के लिए क्या करे आपके पास आके? सबसे पहला काम जिसके पास भी जा रहा है, एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, डज ही हैव अ लाइसेंस टू गो टू आईआरबी, केस को एक्सेप्ट करने के ग्राउंड्स हैं, क्या वो फुलफिल कर रहे हैं? क्या बेस्ट सजेशन होती है कि उस बंदे को रेफ्यूजी क्लेम पोर्ट ऑफ एंट्री पे डालना चाहिए या इनसाइड कनाडा आके आपके पास आके डालना चाहिए? तो जो भी आप खतरा है बताएं, पर पोर्ट ऑफ एंट्री नहीं बताएं मेरी जान को ये खतरा है, तो देयर इज अ पॉजिटिव थिंग ऑन हिज क्रेडिबिलिटी। हियरिंग आने तक कितना टाइम लगता है? मेडिकल करवाना होता है विद इन 30 डेज, आपको एक इंटरव्यू कॉल आ जाती है। ब्राउन आईडी और वर्क परमिट, अगर ये दो चीजें किसी एक बंदे को मिल जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है? वो काम कर सकता है, नहीं कर सकता? आप काम कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यू आर फ्री टू वर्क एंड डू योर लिविंग। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू वर्ल्ड कनाडा से आपको खुशामदीद नाजरीन। मेरे इन प्रोग्रामों का जो स्पेशली हम टॉपिक आजकल रख रहे हैं वो इमिग्रेशन के हवाले से है, क्योंकि कनाडा एक हॉट केक है और पूरी दुनिया से लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं। सो मैंने इंतखाब किया कि मैंने कहा आपको बेहतर गाइड करने के लिए आपको बेस्ट इमिग्रेशन लॉयर्स, इमिग्रेशन कंसल्टेंट और ऐसे लोगों से मिलवाएं जो आपको फ्यूचर सेटल करने में आपकी मदद कर सकें अगर आप कनाडा आ जाते हैं। तो आज मेरे साथ कनाडा के कैलगरी के बहुत ही मशहूर लॉयर मेरे साथ मौजूद हैं और इनका नाम है, जानी पहचानी शख्सियत है, मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको नज़र है पीयूष गौर साहब, बैरिस्टर पीयूष गौर साहब। वेलकम टू माय शो सर अगेन। आप कैसे हैं? थैंक यू अमान भाई, बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हाँ मैं बढ़िया सर। देखिए इन दिनों में पीयूष साहब सुनने में आ रहा है, हम न्यूज़ में देख रहे हैं, अखबारात में देख रहे हैं कि जी कनाडा ने पॉलिसीज़ चेंज कर दी हैं, हर किस्म का वीज़ा जो है वो पाबंदी लगाते जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। हम ख़ुसूसन अपने इस टॉपिक पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट वांटेड है। लोग अगर कनाडा आ जाते हैं किसी तरीके से, विज़िट वीज़े पे आ जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, किसी भी तरीके से अगर कनाडा पहुंच जाते हैं तो वो यहाँ पे आके उनका पहला सवाल ये होता है कि जी हम क्या करें। तो लोगों का सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर एक बंदा कनाडा में पहुँच जाता है और फिर यहाँ पहुँचने के बाद वो रेफ्यूजी क्लेम करना चाहता है, उसकी जान को कहीं ख़तरा है अपनी मुल्क में, वो चाहे पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशियन कंट्रीज़, मोस्टली वहाँ से लोग आते हैं, अफ्रीका से आते हैं। तो सबसे पहले वो कनाडा पहुँच के अगर बंदा आपके पास आता है तो वो रेफ्यूजी क्लेम करने के लिए क्या करे आपके पास आके? देखिए जी, कोई भी अगर कनाडा आता है जिसको अपने कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहला काम चेक करें कि क्या जिसके पास भी जा रहा है वो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि क्या उसके पास एक कोर्ट में जाने के लिए लाइसेंस है, डज ही हैव एन लाइसेंस टू गो टू आईआरबी, इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड। और अगर आप कहते हैं कि अगर मेरे पास आते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जब इनिशियल कंसल्टेशन देते हैं, मैं खुद पर्सनली उनके साथ बैठ के उनका केस सुनता हूँ कि उनको क्या फ़ियर है कनाडा के अंदर। उसके बाद जो रिफ्यूजी प्रोसेस की एक प्रोसीजर है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मैं देखना चाहता हूँ क्या उन्होंने वो जो रिफ्यूजी केस को एक्सेप्ट करने के ग्राउंड्स हैं क्या वो फुलफ़िल कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या उनके केस के अंदर ऐसा था कि वो किसी और सिटी में अपने मुल्क के अंदर सेफ़ हैं। बिकॉज अगर वो अपने कंट्री के अंदर सेफ़ हैं या फिर उनका कोई इशू है जिसके अंदर उनको कानून से मदद मिल सकती है तो उनका यहाँ पे केस डिनाई हो जाएगा। तो उस केस में मैं उनको ज़रूर सलाह देता हूँ कि देखिए अपने मुल्क जाइए, अपने पुलिस को हेल्प लीजिए या फिर इस आप शहर में जाके रिलोकेट हो सकते हैं। तो अगर मुझे कोई केस लगता है और ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, देखिए ये ना एक इंटरव्यू प्रोसेस है, क्योंकि जो पर्सन यहाँ पे कनाडा में आ रहा है जिसने रिफ्यूजी क्लेम करना है वो एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो अपने मुल्क से जान बचा के भागा है, किसी भी उसकी लाइफ को खतरा है। तो वो फर्स्ट थिंग तो ये है ना, वो एक नए माहौल में आया है, तो उस ट्रॉमा को जज करने के लिए उससे राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग होती है। हम एक इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन कई बार उसके जहन में है, उसको पता भी नहीं है, वो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमें बता देता है। उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करते हैं। सर इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं, लेट्स सपोज अगर कोई बंदा किसी तरीके से बॉर्डर से जो कि इलीगल है क्रॉस करके आ जाता है या एयरपोर्ट पे आ जाता है, सवाल लोगों का ये होता है कि क्या उनको पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर रेफ्यूजी क्लेम करना चाहिए जैसे कि एयरपोर्ट है, क्योंकि लोग जब अपने मुल्क से आ रहे होते हैं वो परेशान होते हैं, उनको समझ कुछ नहीं आती कि वो क्या इंटरव्यू देंगे। तो क्या बेस्ट सजेशन होती है कि उस बंदे को रेफ्यूजी क्लेम पोर्ट ऑफ एंट्री पे डालना चाहिए या इनसाइड कनाडा आके आपके पास आके डालना चाहिए? देखिए बेस्ट रिकमेंडेशन होती है कि आप पोर्ट ऑफ एंट्री में क्लेम डालें,
ये बिकॉज जब आप अपनी हियरिंग के लिए भी जाएंगे तो आपका जो आपका जज है, जैसे हम मेंबर कहते हैं, जुडिशियल मेंबर, वो आपसे ज़रूर ये सवाल करेगा, IRB मेंबर, कि क्यों आपने पोर्ट ऑफ एंट्री पे केस नहीं डाला। तो जो भी आपकी जान को खतरा है वो, बिकॉज जो देखिए आपका जो बॉर्डर पे होता है, आपका कोई ऐसा कोई हियरिंग नहीं होती है, वो एक इंटरव्यू होता है, वो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। तो जो भी आप खतरा है बताएं, उसको एलैबोरेट अपना बेसिस ऑफ क्लेम फॉर्म में ज़रूर करें जब आप एक लॉयर हायर करेंगे, पर पोर्ट ऑफ एंट्री में बताएं मेरी जान को ये खतरा है। उससे क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी, क्योंकि जो बॉर्डर नोट्स होते हैं, जो पोर्ट ऑफ एंट्री नोट्स होते हैं, वो आपकी हियरिंग में डिस्क्लोज्ड होते हैं। तो अगर आपने वो चीज़ पहली बोली होती है और वही चीज़ आपकी बेसिस ऑफ क्लेम फॉर्म में होता है, तो जो जज बैठे हैं उनको ये ये एक शिफ्ट हो जाता है आपकी क्रेडिबिलिटी की तरफ कि हाँ, ये बंदे को खतरा था, इसने बॉर्डर पे भी ये बात बोली, उसने अब भी ये बात बोली है, तो देयर इज़ अ पॉजिटिव थिंग ऑन हिज क्रेडिबिलिटी। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने पोर्ट ऑफ एंट्री पे क्लेम करें। सर, हम इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। वो लोग, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया पे देखे होंगे, लेकिन आपको एक ऐसा बंदा जो कि इस काम के रिलेटेड है, जो कि लाइसेंस्ड है, जो कि बैरिस्टर है कनाडा में और जिसका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, तो उनकी बात और एक गली महल्ले में बैठे हुए कंसल्टेंट की बात हम इसलिए आपको बार बार ये सुनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि बैरिस्टर पीयूष गौर साहब का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। रेफ्यूजी क्लेम से लेकर फेडरल कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, आखिर तक आपका ये साथ देंगे जब भी आप केस करेंगे। सर, मरवा वाल ये है कि लोगों का सवाल ये होता है कि हम कनाडा पहुंच गए हैं, हमने रेफ्यूजी क्लेम डाल दिया है, क्या प्रोसेस है, ज़रा आप क्विकली हमें बताएं कि हीयरिंग आने तक, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, कितना टाइम लगता है? लोगों का ये सवाल होता है कि जी अब हमने केस तो डाल दिया, कितना टाइम लगेगा हमें? देखिए, टाइम वैरी करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, बट द बेस्ट थिंग क्या हो गई है आजकल, आपको वर्क परमिट बहुत जल्दी आ रहा है, आपकी रिफ्यूजी आईडी बहुत जल्दी आ रही है। पहले क्या होता था, पहले आप रिफ्यूजी क्लेम डालते थे, आपको वर्क परमिट के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, आप गवर्नमेंट वेलफेयर की तरफ जाते थे, ये चीज़ें थी। और अब नए मुल्क के अंदर आपके पास काम भी नहीं है, आपके पास मनी भी नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, तो इट इज़ जो सर्वाइवल था बहुत डिफ़िकल्ट था। तो जैसे ही आप रिफ्यूजी केस डालते हैं, आपको एक डेट आती है जिसे हम मेडिकल कहते हैं, आप मेडिकल करवाना होता है विदिन 30 डेज़। जैसे ही आप मेडिकल अपना करते हैं इमीडिएटली, और उस टाइम आपको एक इंटरव्यू कॉल आ जाती है। उसे इंटरव्यू कॉल के टाइम आपको कुछ सवालात किए जाते हैं जो आपने स्टोरी जमा करी है, कई बार सवालात नहीं भी होते हैं, तो डिपेंड्स ऑन द IRCC ऑफिसर। और उस दिन आपको वर्क परमिट दिया जा रहा है और कई केसेस में आपको ब्राउन आईडी दी जा रही है। रिसेंटली चेंजेस आई हैं आपकी रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इसलिए अभी मैंने रिसेंटली इस मंथ देखा है उस क्लाइंट्स को वर्क परमिट दे रहे हैं, पर जो आपकी रिफ्यूजी आईडी वो वाया मेल में भेज रहे हैं, बिकॉज आपने सुना ही होगा रिसेंट चेंजेस आए हैं ब्राउन आईडी के प्रोसीजर के अंदर। बट अब उस प्रोसीजर के बाद आपका केस IRB, जो इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड है, उसको रेफ़र कर दिया जाता है। अब जब ये केस रेफ़र हो जाता है, इन दौरान, इन द मीन वाइल, ये आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेज होती हैं जो IRB की तरफ आती हैं। अब ये सिक्योरिटी क्लियरेंस 3 महीने में भी ख़त्म हो सकती हैं, 4 महीने में भी ख़त्म हो सकती हैं, 6 महीने में भी, 8 महीने में भी, 10 महीने में भी। तो ये किसी का कंट्रोल नहीं है। कई बार मेरे को आके क्लाइंट कहते हैं सर हमारी सिक्योरिटी क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं सबको ये कहता हूँ, देखिए ना इसमें कोई आपका लॉयर कर सकता है, ना कोई IRB कर सकती है। ये सब इंटरनली जो कनेडियन गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी करती है, ये उनके हाथ के अंदर है। पर जैसे ही आपकी सिक्योरिटी क्लियर हो जाती है, उसके बाद IRB हमें कांटेक्ट करती है या फिर हम IRB को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं देखिए इन पर्सन की सिक्योरिटी क्लियर है और हम इनकी हियरिंग शेड्यूल करवाना चाहते हैं। और जो आपकी हियरिंग आ जाती है और आपकी हियरिंग वाले दिन या टेबल पर डिसीजन होता है या फिर रिजर्व होके आपके हमें लॉयर को मेल आ जाती है आपके डिसीजन की। सर, इस फाइनल डिसीजन से पहले मैं बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जैसे आपने बताया कि ब्राउन आईडी और वर्क परमिट, अगर ये दो चीज़ें किसी एक बंदे को मिल जाती हैं तो उसके लिए पूरे कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? वो काम कर सकता है, नहीं कर सकता? ये सवाल बड़ा लोग करते हैं कि जी हमें जॉब मिल जाएगी या इसके ऊपर हम काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। देखिए, जो आपको वर्क परमिट मिलता है वो ओपन वर्क परमिट है, तो टेक्निकली आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास कनाडा में किसी भी जगह आप काम कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपके वर्क परमिट पे लिखे होते हैं और वो एक बेसिक रिस्ट्रिक्शन है जो मोस्टली सबके ऊपर होते हैं। अदरवाइज यू आर फ्री टू वर्क एंड डू योर लिविंग।
व्यूअर्स, आप उर्दू वर्ल्ड कनाडा को देखते रहिए, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आप स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा पीयूष गौर साहब का, बैरिस्टर पीयूष गौर साहब का ईमेल एड्रेस भी नज़र आ रहा है और इनका ऑफिस का एड्रेस भी नज़र आ रहा है। नोज़ क्रीक इनके ऑफिस का नाम है, लॉ फर्म का नाम है। आप किसी वक्त भी इनके दिए हुए ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कनाडा पहुँच चुके हैं, आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स और ईमेल्स पे ज़रूर रब्ता करिए।